Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss another doctrine of company law, that is doctrine of indoor management. Before starting with the doctrine of indoor management, you must know about the doctrine of constructive notice. Although we have discussed this topic in the previous video, you can find the link of the detailed video in the description box. Here in a nutshell, doctrine of constructive notice. What is doctrine of constructive notice? जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो उसके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक एमओए एंड एओए जो कि आरओसी में फाइल होते हैं। और जब कंपनी फॉर्म हो जाती है तो कोई भी पर्सन एमसीए पे 100 रुपीज पे करके इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो जब भी कोई आउटसाइडर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है तो ये प्रिजम्पशन होती है कि वो एमओए और एओए को रीड आउट कर कर आया होगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। तो बेसिकली जब आप एज एन आउटसाइडर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या काम करती है या उस काम को करने के लिए उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। एमओए में कंपनी का स्कोप मेंशन होता है, कंपनी क्या काम कर सकती है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में सब कुछ मेंशन होता है। वेयर एज एओए में वो मेंशन किया जाता है कि उन कामों को कंपनी किस तरह से करेगी, क्या प्रोसीजर को फॉलो करेगी। तो जब भी कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हो ये प्रिजम्पशन होती है कि आपको एमओए और एओए की नॉलेज होगी। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में सारा जो बर्डन है वो डाल दिया गया है आउटसाइडर पे, ये प्रिज्यूम करके कि उसको सारी नॉलेज होगी। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का जो डॉक्ट्रिन है इट इज वेरी हार्श टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। तो इसके लिए एक एग्जेम्पशन आई, वो आई डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। सो नाउ व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में यहाँ पर एक राइट टू प्रिजम्पशन मिल रहा है आउटसाइडर को भी। मींस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में सिर्फ जो राइट टू प्रिजम्पशन था वो था कंपनी को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि जो आउटसाइडर है उसके पास सारी नॉलेज होगी कंपनी के एमओए और एओए की। बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में एक राइट टू प्रिजम्पशन दिया जा रहा है फॉर द आउटसाइडर कि उसको वो भी ये प्रिज्यूम कर सकता है कि जो कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो भी अपने प्रॉपरली अपने एमओए और एओए को फॉलो कर रहे होंगे, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे। मीन्स आपको पढ़ना तो है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एमओए और एओए में क्या मेंशन किया गया है, बट आपको एक्चुअल में ये नहीं पता है कि बिहाइंड द डोर्स ऑफ द कंपनी अंदर से वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। आप इस चीज़ के बारे में पता नहीं कर सकते हो क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को वो फॉलो करना है ये आपको पता होना चाहिए, बट कंपनी उसको एक्चुअली फॉलो कर पा रही है नहीं कर पा रही है। सपोज किसी भी चीज़ को या कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी लोन को लेने के लिए अगर कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, ऐसा उसके आर्टिकल्स में लिखा है, आपको पता है कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, बट आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में क्या कंपनी ने वो रेजोल्यूशन पास किया होगा क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो एमसी पे फाइल होता भी नहीं है। तो ये प्रिजम्पशन है आउटसाइडर को कि कंपनी भी अपने एओए और एमओए को फुलफिल कर रही होगी, यानी प्रॉपरली उस पर काम कर रही होगी। So, as per doctrine of indoor management, outsiders who are dealing with the company have the right to presume that board of directors themselves follow all the requirements of the MOA and AOA inside the doors of the company and they don't contravene their own MOA and AOA. तो आउटसाइडर भी इस बात को प्रिज्यूम करता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, वो खुद अपने एमओए और एओए को कॉन्ट्रवीन नहीं कर रहा होगा। Once the outsiders have read and understood the MOA and AOA, they shall not be affected by the irregularities inside the doors of the company by the board of directors or the members. तो कोई भी irregularity हो रही है by the board of directors, उसके लिए जो outsider है वो responsible नहीं होता है। इसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी है विच इज रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड। इस कंपनी में जो मिस्टर टर्कवैंड थे, इस केस स्टडी में जो मिस्टर टर्कवैंड है वो एक कंपनी के, एक इंसॉल्वेंट कंपनी के मैनेजर हैं। इनकी कंपनी को चाहिए थी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसके लिए इन्होंने कांटेक्ट किया रॉयल ब्रिटिश बैंक से। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि वो उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे, बट उसके अगेंस्ट उनको कुछ सिक्योरिटी चाहिए होगी।
मिस्टर टर्कवैंड ने क्या किया, मिस्टर टर्कवैंड ने एक बॉन्ड को साइन किया और रॉयल ब्रिटिश बैंक को दे दिया। रॉयल ब्रिटिश बैंक को जो बॉन्ड दिया गया उस पे 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर थे। जब कंपनी लोन ले सकती थी, मींस इनकी जो कंपनी की पॉलिसी थी उसकी जो एओए था उसमें ये मेंशन था कि कंपनी लोन ले सकती है, बट उस बॉन्ड पे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स के साइन होना मैंडेटरी है अलोंग विद द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। यानी कि आपको लोन लेने से पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होगी। रॉयल ब्रिटिश बैंक को मिस्टर टर्कवैंड ने बॉन्ड दिया, 2 डायरेक्टर्स के साइन थे। अब प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन्होंने नहीं ली थी, तो जब पैसा पे करने का टाइम आया तो मिस्टर टर्कवैंड ने यानी कि उनकी कंपनी ने उनको पैसा देने से मना कर दिया। रॉयल ब्रिटिश बैंक को वो रिफ्यूज कर गए कि हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि हमने बॉन्ड तो साइन किया था बट हमने प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर नहीं लिया था। तो क्या यहाँ पे कंपनी लायबल है लोन को रीपे करने के लिए? जो रॉयल ब्रिटिश बैंक था उसने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और वहां पर ये प्रिज्यूम करा गया कि जो एओए में मेंशन है, वो एओए में मेंशन है कि उनको 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स चाहिए और प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स चाहिए। अब टर्कवैंड ने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं ली, टर्कवैंड की कंपनी ने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं ली। ये रॉयल ब्रिटिश बैंक को पता नहीं लग सकता है क्योंकि उनके पास तो जो वो बॉन्ड आया उसमें 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स थे, बट उनको नहीं पता कि उस सिग्नेचर्स को लेने से पहले शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली गई है या नहीं ली गई है, क्योंकि ये एक इरेगुलरिटी है। मींस आपको नहीं पता लग सकता है कि कंपनी बिहाइंड द डोर्स क्या काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपनी थी वो लाइबल हुई टू रीपे द लोन। एओए ऑफ द कंपनी ने ऑथराइज किया 2 डायरेक्टर्स टू बोरो द मनी विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। 2 डायरेक्टर्स यहाँ पे बोरो करते हैं मनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। कोर्ट ने ये हेल्ड किया जो आउटसाइडर है इज एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज मनी। द आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने प्रायर अप्रूवल लिया होगा शेयर होल्डर्स का एज पर एओए बिफोर साइनिंग द बॉन्ड, क्योंकि आप नहीं पता कर सकते हो कि बिहाइंड द डोर्स ऑफ द कंपनी क्या चल रहा है। इसलिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो प्रिजम्पशन थी कि उनको एओए की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी तरह से रॉयल ब्रिटिश बैंक जो कि आउटसाइडर है उसके पास भी ये प्रिजम्पशन थी कि कंपनी भी अपनी पॉलिसीज को, अपने एओए को प्रॉपरली फॉलो कर रही है। There are some exceptions to the doctrine of indoor management. First is when the person, that is the outsider dealing with the company, has express or implied knowledge of the irregularity inside the doors of the company. यानी कि अगर हम रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला केस लें, अगर उसमें रॉयल ब्रिटिश बैंक की जगह कोई कंपनी का शेयर होल्डर होता, यानी कि शेयर होल्डर को तो वो नॉलेज होगी कि कंपनी ने बॉन्ड साइन करने से पहले शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली है या नहीं ली है। तो ऐसे केसेस में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो रहा है बाद में कि शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ली गई थी, तो उस शेयर होल्डर को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली या नहीं ली। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, अगर उसको कोई इम्प्लाइड या एक्सप्रेस नॉलेज होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो कंपनी के बिहाइंड द डोर्स हो रहा है, जो भी इरेगुलरिटीज हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में वो बेनिफिट नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई भी आउटसाइडर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसने एमओए और एओए को बिल्कुल भी रीड आउट नहीं करा कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं पता, तो ऐसे केसेस में भी वो बेनिफिट नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई ऑफिसर ऑफ द कंपनी एक्ट करता है विच वुड नॉट ऑर्डिनरली बी इन हिज पावर, देन द आउटसाइडर मस्ट मेक एन इंक्वायरी इनटू हिज पावर। यानी कि अगर कोई आउटसाइडर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है किसी कंपनी के ऑफिसर के साथ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कि वो ऑफिसर कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस आउटसाइडर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये चेक करे कि वो जिस ऑफिसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है क्या वो ऑथराइज है या नहीं है कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि उस ऑफिसर के पास वो कॉन्ट्रैक्ट की पावर है या नहीं है। Next, where a person outsider is cheated upon a forged document by an officer of the company, then the company cannot be held liable.
यानी कि अगर कोई फोर्जरी होती है, फोर्जरी मीन्स यानी कि कोई फेक सिग्नेचर करके किसी ऑफिसर ने अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है विद द आउटसाइडर, तो ऐसे केसेस में आउटसाइडर क्लेम कर सकता है अमाउंट, लेकिन कंपनी लाइबल नहीं होगी। उसके लिए वो पर्सन जिसने फोर्जरी करी है वो ही लाइबल होगा। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द ट्रांजेक्शन्स विच आर इलीगल और वॉइड एब इनिशियो। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एंटर कर रहे हो जो इलीगल है, मीन्स जो अलाउड ही नहीं है या जो वॉइड है, तो ऐसे केसेस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं भी होता है तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। So doctrine of indoor management has the effect of diluting harsh effect of doctrine of constructive notice against the outsiders. Thank you so much. Stay connected and keep learning.